दोस्तों इस क्लास में हम लोग आर ए आर ओ के जो बचे हुए पी वाई क्यूज हैं इतिहास के, पी वाई क्यूज इतिहास के वो कंप्लीट करेंगे और इसके साथ ही प्राचीन से लेकर आधुनिक तक सारे पी वाई क्यूज प्राचीन भारत से लेकर आधुनिक भारत तक कंप्लीट हो जाएंगे। पहला प्रश्न देखते हैं। श्री बी आर अम्बेडकर व गांधी जी के बीच एक समझौता हुआ था जो कहलाता है दोस्तों क्या पूना समझौता। इसको पूना पैक्ट भी कहते हैं, पूना पैक्ट भी कहते हैं। दोस्तों 16 अगस्त 1932 को रैमजे मैकडोनाल्ड ने कम्युनल अवार्ड की घोषणा की थी दोस्तों। और इसमें क्या था घोषणा में, इसमें था कि जिस तरह से 1909 में मार्ले मिंटो सुधार हुआ था और उसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान किया था, उसी तरह का निर्वाचक मंडल जो है अब बनाया जाना था किनके लिए, दलितों के लिए। तो गांधी जी ने इसका विरोध किया और अंबेडकर जी रैमजे मैकडोनाल्ड के समर्थन में थे, गांधी जी ने इसका विरोध किया। तो दोनों में समझौता हुआ, पूना समझौता के नाम से उसी समझौते को जाना जाता है। कब हुआ दोस्तों? 24 सितंबर 1932 को हुआ था, याद रखिएगा। और एक सवाल और पूछ लिया जाता है कि गांधी जी ने इस समझौते पर हस्ताक्षर किए थे, तो जवाब है नहीं किए थे। अंबेडकर जी और अन्य प्रतिनिधियों के बीच, जिसमें मदन मोहन मालवीय भी थे, ट्रिपल एम वो भी शामिल थे, इन्होंने इस पर हस्ताक्षर किए थे, गांधी जी ने हस्ताक्षर नहीं किए थे। ब्रिटिश सरकार ने अगस्त 1932 में सांप्रदायिक पुरस्कार की घोषणा की, बिल्कुल सही है। क्योंकि कारण, जब कारण होता है वैसे ही हम लोग क्योंकि लगाते हैं। इसके तहत प्रत्येक अल्पसंख्यक समुदाय के लिए विधानमंडलों में कुछ सीटें सुरक्षित की गई थीं, जिसके लिए सदस्यों का चुनाव पृथक निर्वाचन मंडलों से होता। एकदम सही है दोस्तों। तो कथन ठीक है और कारण भी ठीक है और व्याख्या भी करता है। अच्छा, ये जो समझौता हुआ था पूना पैक्ट, वो 24 सितंबर को हुआ था, 24 सितंबर 1932। ये डेट भी पूछ ली जाती है। और समझौते में जो दलित समुदाय था उसके लिए प्रांतीय विधानमंडलों में 148 सीटें आरक्षित करने की बात कही गई थी, ये भी याद रखिएगा, सीटों की संख्या याद रखिएगा। अखिल भारतीय हरिजन संघ की स्थापना दोस्तों किसने की थी? तो महात्मा गांधी जी ने की थी। हरिजन संघ की स्थापना कब की थी? 1932 में की थी। इसका अध्यक्ष इन्होंने किसको बनाया, ये भी पूछ लिया जाता है। तो जीडी बिड़ला को इसका अध्यक्ष बनाया दोस्तों। और इसके बाद एक पत्रिका इन्होंने निकाली हरिजन नाम से, वो कब निकाली दोस्तों? ये भी सवाल पूछ लिया जाता है। 1933 में निकाली थी। निम्नलिखित में से भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव में सुभाष चंद्र बोस ने पट्टाभी सीतारमैया को पराजित किया था? हरिपुरा अधिवेशन, त्रिपुरी अधिवेशन, लाहौर अधिवेशन या मद्रास अधिवेशन? तो जवाब है हरिपुरा अधिवेशन। 1938 में हरिपुरा अधिवेशन में सुभाष चंद्र बोस ने कांग्रेस के पहली बार अध्यक्ष बने थे। और 1939 के त्रिपुरी अधिवेशन में गांधी जी द्वारा समर्थित पट्टाभी सीतारमैया को हराया था। याद रखिएगा, त्रिपुरी अधिवेशन में हराया था, ना कि हरिपुरा वाले में। हरिपुरा वाले में निर्विरोध चुन लिए गए थे। अब आपसे एक सवाल ये पूछ लिया जाता है कि हरिपुरा कहाँ अवस्थित है? तो गुजरात में है। और त्रिपुरी कहाँ स्थित है दोस्तों? तो त्रिपुरी जो है वो मध्य प्रदेश में है, ये भी याद रखिएगा। फिर है पाकिस्तान, निम्नलिखित में से कौन एक कथन मोहम्मद अली जिन्ना के विषय में सही नहीं है? वे दो राष्ट्र सिद्धांत के समर्थक थे, एकदम सही है। उन्होंने 1940 के मुस्लिम लीग के लाहौर के वार्षिक अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, यह कथन भी सही है। असहयोग आंदोलन में उन्होंने भाग नहीं लिया था, यह कथन भी सही है। वे सदैव डायरी रखते थे, यही कथन सही नहीं है। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने सर्वप्रथम भारत में एक पृथक मुस्लिम राज्य का प्रस्ताव रखा था दोस्तों? आगा खां ने, एम ए जिन्ना ने,
या फिर लियाकत अली ने या मोहम्मद इकबाल ने? तो जवाब है मोहम्मद इकबाल ने दोस्तों पृथक मुस्लिम राज्य की स्थापना का प्रस्ताव रखा था। कहाँ दोस्तों? इलाहाबाद अधिवेशन में। किसका अधिवेशन था? मुस्लिम लीग का अधिवेशन था। कब हुआ था? 1930 में, याद रखिएगा। तो विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। भारत छोड़ो आंदोलन फल था दोस्तों किसका किसका? क्रिप्स के प्रस्तावों से भारतीयों के नैराश्य का, एकदम सही है। भारत पर जापानी आक्रमण की धमकी का, यह कथन भी सही है। गांधी जी के लेखनों में देशवासियों को हिंसक साधन अपनाने के लिए भड़काने का, यही कथन दोस्तों सही नहीं है। गांधी जी हिंसा की तो बात ही नहीं करते थे। तो सीधे सीधे तीसरा कथन खारिज है। तो 1, 2 और चौथा क्या है? AICC ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी द्वारा अगस्त 1942 में एक प्रस्ताव पारित करने का, जी हाँ, इसका भी परिणाम था। तो कथन 1, 2 और 4 सही हैं। तो सही विकल्प कौन सा हो जाएगा? बी, याद रखिएगा। अमेरिकी पत्रकार जो महात्मा गांधी के भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उनके साथ था, उसका नाम क्या था दोस्तों? तो उसका नाम लुई फिशर था। अगला प्रश्न, कथन और कारण दिए गए हैं, बताना है। भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति समान घृणा के कारण एक दूसरे के नज़दीक आ गए। ठीक है, क्योंकि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए कहा। देखिए विरोधाभास है दोस्तों इसमें। एक तरफ कह रहे हैं कि नज़दीक आ गए, दूसरी ओर कह रहे हैं कि जिन्ना ने दूर रहने के लिए कहा। तो एक मिनट, भारत छोड़ो आंदोलन के परिणाम स्वरूप अंग्रेज और मुसलमान कांग्रेस के प्रति, जी हाँ, अंग्रेज़ों और मुसलमानों की बात हो रही है। मैं ठीक से पढ़ा नहीं था दोस्तों। अंग्रेज़ों और मुसलमानों की बात हो रही थी। तो समान घृणा थी किससे? कांग्रेस से। तो दोनों क्या हुए? नज़दीक आ गए, क्योंकि जिन्ना ने ब्रिटिश सरकार के पक्के सहयोगी की तरह कार्य किया, एकदम उनकी पीठ पर बैठा रहा जिन्ना, और मुसलमानों को 1942 के कांग्रेस आंदोलन से दूर रहने के लिए का, एकदम सही है। तो कथन और कारण दोनों सही हैं और सही व्याख्या भी है। तो विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस आंदोलन के साथ अरुणा आसफ अली जुड़ी हैं? तो भारत छोड़ो आंदोलन से दोस्तों अरुणा आसफ अली जुड़ी हुई थी, और उनके साथ साथ दोस्तों और भी कई लोग थे जो इससे जुड़े थे। उषा मेहता थी दोस्तों, जयप्रकाश नारायण थे, राम मनोहर लोहिया थे, ये सब इस आंदोलन से जुड़े थे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान उत्तर प्रदेश के निम्नलिखित जिलों में से किसमें समानांतर सरकार की स्थापना की गई? दोस्तों बलिया जिले में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी। किसके नेतृत्व में? चित्तू पांडे के नेतृत्व में समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, याद रखिएगा। महाराष्ट्र में दोस्तों, महाराष्ट्र में भी समानांतर सरकार की स्थापना की गई थी, बंगाल में भी की गई थी। महाराष्ट्र में कहाँ दोस्तों? सतारा में की गई थी। किसके नेतृत्व में? बाई बी चौहान और नाना पाटिल। नाना पाटिल को कैसे याद रखेंगे? नाना पाटेकर से। नाना पाटेकर कहाँ हैं? फिल्में कहाँ से बनाते हैं? महाराष्ट्र से बनाते हैं, मुंबई से। तो समानांतर सरकारें थीं। तामलुक में बनी थी जो कि बंगाल में है, और कभी कभी मिदनापुर दे दिया जाता है, तो एकदम कंफ्यूज नहीं होना। सतारा तो बता ही दिया है और बलिया भी बता दिया है। फिर है ऑपरेशन रूबिकान, वह कूट शब्द था जिसे भारत में ब्रिटिश सरकार द्वारा निम्नलिखित में से किस संदर्भ में प्रयोग में लाया जाना था? तो दोस्तों जेल में गांधी जी के आमरण अनशन के
संदर्भ में इसका प्रयोग किया जाना था। जब गांधी जी आमरण अनशन कर रहे थे तो अंग्रेजों को लगा कि ये मर जाएंगे अनशन करते करते, तो इनकी खबर को हर जगह पहुंचाने के लिए जो भी महत्वपूर्ण स्थान थे, प्रांत थे, प्रांतीय सरकारों के पास संदेश भेजने के लिए रूबिकान कूट शब्द गढ़ा गया। तो इससे क्या होगा दोस्तों, इससे जो है अचानक अफरा तफरी नहीं मचती, नहीं तो बवाल हो जाता पूरे देश में। हमारे यहाँ कहते भब्बर मच जाता। 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? इसका नेतृत्व महात्मा गांधी द्वारा किया गया था, यही कथन दोस्तों सत्य नहीं है। गांधी जी ने इसकी शुरुआत कर दी, उसके बाद तुरंत ही सारे नेता गिरफ्तार कर लिए गए थे। ऑपरेशन जीरो आवर, ये भी याद रखिएगा, ऑपरेशन जीरो आवर। तो गांधी जी ने नेतृत्व नहीं किया दोस्तों, ये स्वतः स्फूर्त आंदोलन था, बाद में चलता रहा और खुद ही आगे बढ़ता रहा। कांग्रेस को एक असंवैधानिक संस्था घोषित कर दिया गया था, ये कथन सही है, पहला वाला सही नहीं है। फिर यह एक अहिंसक आंदोलन था, यह कथन भी दोस्तों गलत है, क्योंकि हिंसा हुई थी कई जगह पर। जो क्रांतिकारी थे, आंदोलनकारी थे, उन्होंने पटरियां उखाड़ दी थी, पुलिस थाने जला दिए थे और जो टेलीफोन की लाइनें वो ध्वस्त कर दी थी। तो इस तरह से ये अहिंसक आंदोलन नहीं था। तो कौन कौन से सही नहीं है? ए और सी दोनों सही नहीं हैं दोस्तों। इसमें आयोग ने इसको क्या माना है? विकल्प बी को सही उत्तर माना है, लेकिन विकल्प ए और सी दोनों सही नहीं है, ये सही उत्तर है। आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे में उनके पक्ष से निम्नलिखित में से किसने वकालत की थी? तो टीबी एस ने की थी, बोले तो टीबी सप्रू ने वकालत की थी आज़ाद हिंद फौज के अधिकारियों के लाल किले में चल रहे मुकदमे की। आज़ाद हिंद फौज मुकदमा दोस्तों, जो वकीलों का एक गुट था, उसमें कौन कौन शामिल था? कैलाश नाथ काटजू, और ये टीबीएस तो थे ही, तेज बहादुर सप्रू और भूला भाई देसाई। जवाहरलाल नेहरू भी थे, भूला भाई देसाई। इन्होंने दोस्तों इस गुट का इसका नेतृत्व किया था अपनी टीम का, जो वकीलों की टीम थी। इसमें जवाहरलाल नेहरू भी थे, याद रखिएगा। तो विकल्प डी जो है सही उत्तर हो जाएगा इसका। सुभाष चंद्र बोस ने स्वतंत्र भारत की अंतरिम सरकार की स्थापना की घोषणा दोस्तों कब की थी? तो 21 अक्टूबर 1943 को कहाँ से की थी? सिंगापुर से की थी। एसजीपी बोले तो सिंगापुर। निम्नलिखित में कौन सा व्यक्ति आज़ाद हिंद फौज से नहीं जुड़ा था? तो मेजर जनरल शाहनवाज ये जुड़े थे, प्रेम कुमार सहगल ये भी जुड़े थे, कर्नल शौकत अली ये भी जुड़े थे, और मेजर करतार सिंह ये भी जुड़े थे। तो चारों जुड़े हुए थे दोस्तों, कोई विकल्प गलत नहीं है। निम्नलिखित में से कौन आज़ाद हिंद फौज से जुड़े नहीं थे? रशीद अली जुड़े थे, शाहनवाज जुड़े थे, पीके सहगल जुड़े थे, बीसी दत्त नहीं जुड़े थे, याद रखिएगा। अगला सवाल, विकल्प डी सही उत्तर हो जाएगा। सुभाष चंद्र बोस का राजनीतिक गुरु कौन था दोस्तों? तो CR दास जो थे सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक गुरु थे, जिन्होंने 1923 में दोस्तों स्वराज पार्टी का गठन किया था, स्वराज पार्टी का गठन किया था। इसके महासचिव कौन थे दोस्तों? मोतीलाल नेहरू, ये भी याद रखिएगा। और अध्यक्ष कौन थे? स्वयं CR दास। इनको देश बंधु भी कहा जाता है दोस्तों, देश बंधु CR दास को। चित्तरंजन दास इनका पूरा नाम था। कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से था? तो महात्मा गांधी जी जो थे वो इस योजना के पक्ष में पूरी तरह थे, याद रखिएगा। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था दोस्तों? तो 24 मार्च 1946 को भारत आया था, ये भी याद रखिएगा। 24 मार्च 1946 को। यही जो है बाद में संविधान सभा का आधार बना। स्वतंत्र भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था?
स्वतंत्र भारत के लिए संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्न में से सर्वप्रथम प्रस्तुत किया था किसने दोस्तों? तो कांग्रेस पार्टी ने 1936 में इसको प्रस्तुत किया था, याद रखिएगा, फैजपुर अधिवेशन में, ये भी याद रखिएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किस एक ने भारत के लिए संविधान सभा के गठन का विचार दिया था दोस्तों? तो कैबिनेट मिशन योजना, अभी मैं आपको ऊपर भी बता चुका हूँ। कैबिनेट मिशन कब भारत आया था? 24 मार्च 1946। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? तो दोस्तों 10 लाख व्यक्ति पर एक प्रतिनिधि तय किया गया था, याद रखिएगा। इनमें से कौन भारतीय संविधान सभा का अध्यक्ष था या थे दोस्तों? तो आप सभी जानते होंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ये स्थायी अध्यक्ष थे, आप सबको पता होगा। निम्नलिखित में से कौन नेहरू की अंतरिम सरकार 1946 में वित्त मंत्री थे दोस्तों? अंतरिम सरकार का गठन 2 सितंबर 1946 को हुआ था, ये भी याद रखिएगा। शुरुआत में इसमें मुस्लिम लीग शामिल नहीं थी, वो दोस्तों कब शामिल हुई? 26 अक्टूबर 1946 को, तो याद रखिएगा। तो कहा वित्त मंत्री था दोस्तों कौन? तो लियाकत अली खां वित्त मंत्री थे। निम्नलिखित में से कौन 2 सितंबर 1946 को गठित अंतरिम सरकार में मंत्री नहीं थे? जवाहरलाल नेहरू जी थे, अबुल कलाम आज़ाद थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी थे, और लियाकत अली खां दोस्तों ये 2 सितंबर को नहीं थे, क्योंकि दोस्तों ये मुस्लिम लीग से संबंधित थे और मुस्लिम लीग शुरुआत में शामिल नहीं हुई थी। अबुल कलाम आज़ाद भी शामिल नहीं थे, तो विकल्प बी और सी सही उत्तर हो जाएगा। अभी आपको बताया 26 अक्टूबर 1946 को जब मुस्लिम लीग शामिल हुई अंतरिम सरकार में, तब जो है लियाकत अली वित्त मंत्री बने थे, याद रखिएगा। कौन सी तिथि मुस्लिम लीग ने सीधी कार्यवाही दिवस के लिए तय की थी दोस्तों? तो 16 अगस्त 1946। कभी कभी सीधे पूछ लिया जाता है कि प्रत्यक्ष कार्यवाही दिवस कब मनाया था मुस्लिम लीग ने? तो 16 अगस्त को मनाया था। बंग भाषिक, इनको जो है दोस्तों व्यवस्थित करना है। बंग भाषिक प्रकाशिक सभा दोस्तों कब इसका गठन हुआ था? 1836 में हुआ था। लैंड होल्डर सोसाइटी 1838 में हुआ था। और बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी और इंडियन लीग तो सभी जान रहे होंगे, 1875 में गठित हुई थी। तो ये विकल्प कथन 3 मुझे भी नहीं दोस्तों पता है, देख लेते हैं। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी 1843 में गठित हुई थी। तो इस तरह से विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा जब इनको क्रमबद्ध करेंगे तब। कौन सी योजना भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी दोस्तों? क्रिप्स योजना, बेबल योजना, माउंटबेटन योजना जो है भारतीय स्वतंत्रता का आधार बनी, आप सभी जानते होंगे। और भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम दोस्तों कब लागू हुआ था? 18 जुलाई 1947 को लागू हुआ था, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम ब्रिटिश संसद द्वारा पारित कब किया गया था दोस्तों? पारित हुआ था जुलाई 1947 में। जुलाई 1947 को प्रभावी हुआ था, ये भी याद रखिएगा। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 प्रभावी हुआ था दोस्तों 18 जुलाई 1947 को। देखिए किस तरह से प्रश्न रिपीट हो रहे हैं दोस्तों, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है PYQs करना। भारत के प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर कौन थे दोस्तों? प्रथम एवं अंतिम भारतीय गवर्नर की बात हो रही है दोस्तों,
तो सी राजगोपालाचारी जो थे प्रथम और अंतिम भारतीय गवर्नर जनरल की बात हो रही है दोस्तों। और यदि बात की जाए अंतिम वायसराय की तो माउंटबेटन अंतिम वायसराय थे। और दोस्तों प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के वो भी माउंटबेटन थे, लेकिन ये विदेशी थे। जब बात की जाए भारतीय की तो भारतीय की बात आएगी तो सी राजगोपालाचारी पहले भारतीय गवर्नर जनरल थे। तो अक्सर पूछ लिया जाता है और लोग गलत कर देते हैं इसको। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1946 में मेरठ में आयोजित अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी दोस्तों? तो जेबी कृपलानी ने अध्यक्षता की थी, याद रखिएगा। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना के संबंध में कौन से कथन सही हैं? कलकत्ता में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा की गई थी, बिल्कुल सही है, 1774 में की गई थी। लेमेस्टर इस न्यायालय के प्रमुख या प्रथम मुख्य न्यायाधीश थे, यही कथन गलत है दोस्तों। तो केवल कथन एक सही है, लेमेस्टर नहीं दोस्तों, बल्कि एलिजा इम्पे जो थे मुख्य न्यायाधीश थे, याद रखिएगा। बाकी लेमेस्टर और हाइड और चेम्बरलिन ये जो थे अन्य न्यायाधीश थे, ना कि मुख्य न्यायाधीश। लेमेस्टर, चेम्बरलिन और हाइड ये अन्य न्यायाधीश थे। और पीडीएफ के लिए ज्वाइन कीजिए टारगेट करंट AK 123, इसको सर्च करिएगा, टेलीग्राम चैनल है, ज्वाइन कर लीजिएगा। यहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स क्विज भी मिलती है और सारे वीडियोज़ का लिंक मिलता है, और जो भी महत्वपूर्ण कंटेंट होता है वो आपको प्रदान किया जाता है। और चैनल को जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो लोग सब्सक्राइब कर लो भैया। लोक सेवाओं की परीक्षा इंग्लैंड तथा भारत में एक साथ करने की संस्तुति निम्न में किसके द्वारा की गई थी दोस्तों? तो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिपोर्ट के द्वारा। कब? 1919 में आई थी ये रिपोर्ट, याद रखिएगा दोस्तों। इस समय चैनल थमा हुआ है तो थोड़ा सहयोग करिए ताकि चीज़ें फिर से पटरी पे आ जाएं। निम्नलिखित परिषद नियंत्रण परिषद दोस्तों मिलाना है हमको। नियंत्रण परिषद की स्थापना, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हो रही दोस्तों, तो किस अधिनियम के तहत हुई थी? पिट्स इंडिया एक्ट के तहत 1784। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना अभी हम लोग ऊपर भी पढ़े थे, रेगुलेटिंग एक्ट 1973 से हुई थी। ईसाई मिशनरियों को भारत में कार्य करने की अनुमति चार्टर एक्ट 1813 से दी गई थी। एक बचा है, गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति किस अधिनियम के तहत उसको अधिकार दिया गया नियुक्त करने का? तो 1833 के चार्टर एक्ट के तहत गवर्नर जनरल परिषद में कानूनी सदस्य की नियुक्ति का प्रावधान किया गया। 1813 के एक्ट के तहत और क्या किया गया दोस्तों? शिक्षा पर प्रतिवर्ष 1 लाख रुपए व्यय करने का प्रावधान किया गया, ये भी याद रखिएगा। और 1813 के एक्ट में क्या किया गया था दोस्तों? कंपनी का जो एकाधिकार था वह समाप्त कर दिया गया, लेकिन किनके साथ बचा रहा? चीन और चाय पर जो व्यापार का एकाधिकार था उसका कंपनी का, वो शेष रहा, बाकी सारे व्यापारिक अधिकार वापस ले लिए गए। लेकिन जब चार्टर एक्ट 1833 आया, इसने पूर्ण रूप से कंपनी के सारे व्यापारिक अधिकार एकाधिकार जो हैं वो खारिज कर दिए। फिर किस अधिनियम के द्वारा ब्रिटिश संसद ने चाय और चीन के साथ व्यापार को छोड़कर ईस्ट इंडिया कंपनी के भारत के साथ व्यापारिक एकाधिकार को समाप्त कर दिया? अभी ऊपर ही बता चुका हूँ, 1813 का चार्टर एक्ट। और 1833 ने पूरी तरह से एकाधिकार खत्म कर दिया। निम्नलिखित में से किस वर्ष वर्तमान उत्तर प्रदेश का प्राय संपूर्ण क्षेत्र बंगाल प्रेसिडेंसी से अलग करके आगरा प्रेसिडेंसी के अधीन कर दिया गया? तो 1834 में। 2021 में ये सवाल पूछा गया है। पहले केवल 3 प्रेसिडेंसी थी, लेकिन चौथी प्रेसिडेंसी कौन बना दोस्तों? आगरा प्रेसिडेंसी। कब? 1834 में।
और 3 बाकी कौन सी थी? बंगाल, बॉम्बे और मद्रास। कभी कभी पूछा जा सकता है आपसे कि चौथी प्रेसिडेंसी कौन थी? आगरा। कब? 1834 में बनी। निम्नलिखित में से किस एक्ट के द्वारा गवर्नर जनरल को अध्यादेश जारी करने की शक्ति दी गई? तो इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 और 1833 आपको बता ही चुका हूँ। इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसमें क्या प्रावधान था? इसमें मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचक मंडल का प्रावधान था। इसी को पार्लियामेंटो सुधार कहते हैं, ये भी याद रखिएगा। निम्नलिखित अधिनियमों में से किसके द्वारा भारत परिषद को समाप्त किया गया? इंडिया काउंसिल को समाप्त कर दिया गया दोस्तों। तो इंडिया काउंसिल भारत सरकार अधिनियम 1935 के द्वारा, याद रखिएगा। इसी अधिनियम से जो द्वैध शासन दोस्तों राज्यों में था, वहाँ से समाप्त करके केंद्र में लागू कर दिया गया। एक प्रावधान ये हो गया। संघीय सरकार की स्थापना की बात की गई। संघीय सरकार की स्थापना की बात की गई। बहुत सारे प्रावधान दोस्तों 1935 के एक्ट में थे, याद रखिएगा। बॉम्बे और दोस्तों केंद्र और राज्य में द्विसदनीय व्यवस्था का भी प्रावधान किया गया, ये भी याद रखिएगा। बॉम्बे, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालयों की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 1862 में हुई थी। यहाँ पर 1861 दिया गया है, इसलिए सही उत्तर मिला नहीं है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपने किस अधिवेशन में भारत सरकार अधिनियम 1935 को अस्वीकार कर दिया था दोस्तों? तो स्वाभाविक सी बात है, 35 में एक्ट आया तो अगले ही वर्ष 36 में इसको अस्वीकार किया होगा। तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। इस तरह के दोस्तों प्रश्न जो है ना, थोड़ा सा दिमाग लगा के ही हो जाते हैं और अक्सर लापरवाही के चलते हम लोग इसको गलत कर देते हैं। थोड़ा सा विवेक का इस्तेमाल करिए, काम हो जाएगा। निम्नलिखित में से किसने भारत सरकार अधिनियम 1935 को गुलामी का अधिकार पत्र कहा दोस्तों? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने इस अधिनियम को और क्या कहा दोस्तों? और कहा कि ये एक ऐसा वाहन है जिसमें इंजन तो नहीं है लेकिन ब्रेक तमाम है, कई ब्रेक हैं। इंजन रहित कई ब्रेकों वाला वाहन कहा किसको? भारत सरकार अधिनियम 1935 को। और मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको एकदम गला और सड़ा हुआ कहा, ये भी याद रखिएगा। इस तरह के कथन सीधे आपसे पूछ लिए जाते हैं। निम्नलिखित में से भारत में 19वीं शताब्दी में पड़े किस अकाल को प्रकोप का समुद्र, सी ऑफ कैलेमिटी कहा गया दोस्तों? तो उड़ीसा का अकाल काफ़ी भयावह और भयानक था। काफ़ी लोग मारे गए थे 1866 से 67 के बीच। इसी को सी ऑफ कैलेमिटी कहा जाता है। 13 लाख लोगों की मृत्यु हुई थी दोस्तों। सुन के रूह कांप जाए आदमी की। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में बना। विस्फोटक पदार्थ अधिनियम 1908, भारतीय फौजदारी कानून संशोधन अधिनियम 1908 और समाचार पत्र जो अपराधों के लिए प्रोत्साहन देने वाले समाचार पत्र थे उनसे संबंधित अधिनियम 1908 में बना। तो 3 विकल्प 1960 में ही जो है सही सिद्ध होते हैं, ये रट जाइएगा तीनों को। चौथा जो है राजद्रोही सभाओं को रोकने का अधिनियम 1908 में नहीं दोस्तों, 1909 में बना था, याद रखिएगा। 1909 नहीं दोस्तों, 1907 में लाया गया था। मुझसे चूक हो गई, इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। 1907 में लाया गया था। तो विकल्प ए सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और कालक्रम के अनुसार उनको व्यवस्थित कीजिए। तो यदि इसमें आप नहीं भी जान रहे होंगे ना चीज़ें कि आपको वर्ष याद नहीं है, तो अपने विवेक के आधार पर इसको सेट कर सकते हैं। केसरी समाचार पत्र का प्रकाशन 1881 में हुआ। खुदीराम बोस की मृत्यु दोस्तों, उनको मृत्युदंड कब दिया गया? 1908 में। करजन बायली की हत्या 1909 में। और अल हिलाल का प्रकाशन जो कि
समाचार पत्र था दोस्तों, उसका 1912 में किया गया। समाचार पत्र दोस्तों किनका था? ये अबुल कलाम आज़ाद का। ब्रिटिश भारत के निम्नलिखित प्रांतों पर विचार कीजिए और उन प्रांतों को पहचानिए जहां 1937 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का मंत्रिमंडल नहीं बना था दोस्तों। तो मध्य प्रांत में बना था, उड़ीसा में बना था, बंगाल में नहीं बना था, पंजाब में नहीं बना था। 5 दोस्तों ऐसे प्रांत थे जहां उसको पूर्ण बहुमत प्राप्त हुआ था। मध्य प्रांत, उड़ीसा, संयुक्त प्रांत, मद्रास, एमडीएस, मद्रास 4 हो गए। 5वां एक और बचा है दोस्तों, बरार हो गया। बरार हो गया। 3 और 4 बंगाल और पंजाब में जो है नहीं बना था मंत्रिमंडल, याद रखिएगा। देखिए मद्रास दिया है, फिर बिहार दिया है, मद्रास बिहार, फिर संयुक्त प्रांत हो गया, मध्य प्रांत एवं बरार 1 2 3 4 और 5वां उड़ीसा हो गया है, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसने रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा दोस्तों? तो गांधी जी ने जो है रविंद्रनाथ टैगोर को महान प्रहरी कहा। क्यों दोस्तों? क्योंकि ये लोगों को नैतिक बल प्रदान करते थे। लाठी क्लब की स्थापना निम्नलिखित में से किसने की दोस्तों? तो बाल गंगाधर तिलक ने लाठी क्लब की स्थापना की थी। गणपति महोत्सव की शुरुआत की, शिवाजी महोत्सव की शुरुआत इन्हीं ने ही की थी, याद रखिएगा, इन्होंने ही। कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है दोस्तों। गदर पार्टी की स्थापना लाला हरदयाल ने 1913 में की थी। गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना 1905 में की गई। 21 के बंगाल गजट का प्रकाशन जो है दोस्तों 1800 कुछ में हुआ है और विलियम जोन्स के द्वारा बंगाल एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना 1784 में हुई। 21 वाला देख लेते हैं दोस्तों, लेकिन मोटा मोटी अंदाजा तो लग ही गया कि 1800 में हुआ है इसका। 1800 नहीं दोस्तों, बंगाल गजट का प्रकाशन 1780 में हुआ है। तो जब इनको व्यवस्थित करेंगे तो सही उत्तर पा जाएंगे। ईश्वर के बारे में सोचने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है, क्योंकि अभी इस धरती पर ही बहुत काम करना है। किसका कथन है दोस्तों? तो स्वामी ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी का यह कथन है, याद रखिएगा। महान कवि रविंद्रनाथ टैगोर एक महान चित्रकार के रूप में उभर कर सामने आए। कब दोस्तों? जब वह 70 वर्ष के थे। याद रखिए, प्रतिभा के लिए कोई उम्र नहीं होती है दोस्तों, जब चाहे तब धार दे दीजिए उसको। केरल में प्रथम साम्यवादी राज्य सरकार का गठन दोस्तों कब किया गया? 1957 में कांग्रेस को हराकर कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया ने जीत हासिल की थी और ये उस समय पहली गैर कांग्रेसी सरकार थी, याद रखिएगा। नंबूदिरीपाद जो हैं स्वतंत्र भारत में ये मुख्यमंत्री थे केरल के, याद रखिएगा, गैर कांग्रेसी। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? अखिल भारतीय महिला सम्मेलन, अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास सम्मेलन दोस्तों सभी सुमेलित हैं। अखिल भारतीय महिला सम्मेलन की स्थापना 1927 में हुई थी। अखिल भारतीय डिप्रेस्ड क्लास एसोसिएशन की स्थापना 1925 में हुई थी दोस्तों, सभी सुमेलित नहीं है, 2 विकल्प गलत हैं उसमें। और बॉम्बे सोशल रिफॉर्म एसोसिएशन की स्थापना 1903 में हुई थी। दी इंडियन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस की स्थापना 1887 में हुई थी। एक बात और याद रखिएगा दोस्तों, जो प्रश्न गलत होते हैं उनको आयोग रिपीट नहीं करता है, तो ऐसे प्रश्नों को आप छोड़ भी सकते हैं। लखनऊ समझौता 1916 में हुआ था। चंपारण सत्याग्रह 1917 में हुआ था। खिलाफत आंदोलन दोस्तों कब हुआ था? 1919-20 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड दोस्तों 13 अप्रैल 1919 को हुआ था। तो जब आप इसको देखेंगे
तो सही उत्तर विकल्प ए हो जाएगा। खिलाफत आंदोलन अक्टूबर 1919 में हुआ था। जलियांवाला बाग हत्याकांड पहले हो गया था 13 अप्रैल 1919 को। इस तरह के प्रश्न दोस्तों रिपीट होते रहते हैं, इनको एकदम रटते रहिए। अभी आपको खुद ही देखेंगे, हाथ कंगन को आरती के और पढ़े लिखे को फारसी के। प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, अभी प्रमाण मिलेगा आपको। घटनाओं को उनके कालक्रम के अनुसार। गांधी इरविन समझौता दोस्तों 5 मार्च कब हुआ था? 5 मार्च 1931 या 30, इनमें से दो में से कोई एक है, कंफ्यूज हो रहा हूँ दोस्तों, देख लेंगे। पूना पैक्ट अभी आपको बता चुका हूँ 24 सितंबर 1932 को हुआ है। पूर्ण राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा दोस्तों कब हुई थी? याद रखिए, याद करिए, लाहौर अधिवेशन। लाहौर अधिवेशन जिसकी अध्यक्षता किसने की थी? नेहरू जी ने। कब हुआ था? 1929 में। और सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत दोस्तों कब हुई थी? 1930। देखिए, पूर्ण स्वराज राष्ट्रीय स्वतंत्रता की घोषणा 31 दिसंबर 1929 की रात को की गई। सविनय अवज्ञा आंदोलन कब प्रारंभ हुआ? 6 अप्रैल 1930 को। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूना पैक्ट 24 सितंबर 1932 को। तो 32 करेंगे तो उत्तर आ जाएंगे। निम्नलिखित राष्ट्रीय आंदोलनों को फिर से देखिए, व्यवस्थित करना है। महात्मा गांधी की दांडी यात्रा दोस्तों कब शुरू हुई? 12 मार्च 1930 को शुरू हुई दोस्तों। 6 अप्रैल 1930 को इन्होंने वहां पहुंचकर नमक कानून हुआ। पूना समझौता दोस्तों आपको बता चुका हूं अभी ऊपर, 24 सितंबर 1932। सांप्रदायिक निर्णय दोस्तों अगस्त में हुआ था, उसके बाद ही पूना समझौता हुआ। देखिए, इसमें अगर आपको नहीं भी पता है ना, तब भी अंदाजा लगा सकते हैं। सांप्रदायिक निर्णय का ही परिणाम था पूना समझौता 1932 में। गांधी इरविन समझौता 5 मार्च 1931 अभी ऊपर बता चुका हूँ, इसको व्यवस्थित कर देना, उत्तर पा जाएंगे। फिर है पुनः दोस्तों, इसको मिलाना है, एकदम रिपीटेड क्वेश्चन है, इसको नहीं बताऊंगा। अगस्त समझौता दोस्त, अगस्त प्रस्ताव 1940 में आया था। पूना समझौता 1932 अभी बता चुका हूँ। तृतीय गोलमेज सम्मेलन दोस्तों 1900 तो इनको जब व्यवस्थित करेंगे दोस्तों तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। तृतीय गोलमेज सम्मेलन 1932 में हुआ था, नवंबर से दिसंबर 1932। फिर निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए दोस्तों। फिर से वही रिपीटेड प्रश्न दे दिया है दोस्तों। नेहरू रिपोर्ट कब आई थी? 1929 में। द्वितीय गोलमेज सम्मेलन 1931 में। सांप्रदायिक पंचाट का निर्णय अगस्त 1932 और गांधी इरविन समझौता अभी आपको ऊपर बता ही दिया है। तो व्यवस्थित कर दीजिएगा, सही उत्तर मिल जाएगा। बक्सर का युद्ध दोस्तों 1764 में हुआ था। सहायक संधि दोस्तों 1863 नहीं दोस्तों, 1899 है शायद, यही विकल्प सही नहीं है। बाकी भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का एकाधिकार 1833 और ब्रिटिश नागरिकों एवं कंपनियों के लिए भारत में व्यापार का खोला जाना 1813, कंपनी का एकाधिकार खत्म हुआ था दोस्तों। सहायक संधि 1798 में हुई थी। तो बी वाला विकल्प सुमेलित नहीं है। फिर से मिलाना है दोस्तों।
भारत परिषद अधिनियम 1909, लॉर्ड मिंटो, इसी को मार्ले मिंटो सुधार कहते हैं। भारत शासन अधिनियम 1935 दोस्तों, इसमें क्या हुआ दोस्तों, लखनऊ समझौता कब हुआ, 1916 में। भारत शासन अधिनियम 1919, प्रांतीय स्वायत्तता, 1919 ने क्या किया दोस्तों, द्वैध शासन पद्धति का आरंभ किया था। और ये जो शासन अधिनियम बचा है, भारत शासन अधिनियम 1935, इसने प्रांतों को स्वायत्तता प्रदान की। देखिए एकदम सही हम लोग चले हैं। जो 1919 का एक्ट है, उसी ने द्वैध शासन पद्धति को प्रारंभ किया था, याद रखिएगा, प्रांतों में। 1935 ने प्रांतों से हटा के उसको केंद्र में लागू कर दिया था, ये याद रखिएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए और उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। क्रिप्स मिशन, अगस्त प्रस्ताव, ये सब सीधे हम लोग देख ही लेते हैं। क्रिप्स मिशन 1942 में आया, अगस्त प्रस्ताव 1940 में, नेहरू रिपोर्ट 1928 में जारी हुई, बेबल योजना 1945 में। विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित घटनाओं पर विचार कीजिए, उन्हें कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित कीजिए। फिर से वही रिपीटेड प्रश्न दे दिया है। क्रिप्स मिशन 1942, अगस्त प्रस्ताव 1940, बेबल योजना 1900, अभी हम लोग ऊपर देखे हैं इसको, बेबल योजना कब आई है, 1945, और CR फार्मूला जो है 1944, याद रखिएगा। तो सबको व्यवस्थित करेंगे तो विकल्प बी सही उत्तर हो जाएगा। भारत में ऑपरेशन विजय दोस्तों किस देश के विरुद्ध चलाया गया, हम सभी जानते हैं पाकिस्तान के विरुद्ध चलाया गया था, जब कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति कौन था दोस्तों, प्रथम अखिल भारतीय समाजवादी युवा कांग्रेस का सभापति दोस्तों जवाहरलाल नेहरू थे। अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ अवस्थित है दोस्तों, स्थित है कोलकाता में, याद रखिएगा। ऑपरेशन पोलो किससे संबंधित है दोस्तों, हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। कैसे याद करते हैं, ऑपरेशन पोलो मतलब ऑपरेशन पेलो, किसको पेलना है, मतलब भगाना है उसको, अन्यथा इस्तेमाल मत करिएगा, केवल ट्रिक के रूप में आपको बता रहा हूँ। किसको पेल के भगाया गया, तो जो निजाम वगैरह थे उनको जो है वहाँ से हटाया गया और उसको भारत में विलय कर लिया गया, हैदराबाद जो रियासत थी। जूनागढ़ दोस्तों, जूना और जन, जूनागढ़ को जनमत संग्रह से शामिल किया गया, हैदराबाद को ऑपरेशन पेलो के तहत शामिल किया गया, और जम्मू कश्मीर को आप सभी जानते हैं विलय पत्र पर हस्ताक्षर करके शामिल किया गया। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है, यंग बंगाल आंदोलन, हेनरी विवियन डेरोजियो, बहिष्कृत हितकारिणी सभा, ये ज्योतिबा फुले से संबंधित नहीं दोस्तों, ये किससे संबंधित है, भीमराव अंबेडकर, BRA से संबंधित है। थियोसॉफिकल सोसाइटी, कर्नल एल्कॉट, यूनाइटेड इंडियन पेट्रियाटिक एसोसिएशन, सर सैयद अहमद खान। तो विकल्प बी सही उत्तर नहीं है। फिर है निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है, लाहौर प्रस्ताव फजल उल हक ने रखा था, पीरपुर की रिपोर्ट राजा मोहम्मद मेहंदी ने रखी थी, जनता की योजना विनोबा भावे से संबंधित नहीं है दोस्तों, गांधीयन प्लान SN अग्रवाल ने दिया था। तो जनता की योजना जो है दोस्तों, इसका मसौदा किसने तैयार किया था, MN राय ने तैयार किया था। बाकी सारे विकल्प सुमेलित हैं। इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता कौन थे दोस्तों, तो विल्सन हंटर जो थे इंपीरियल गजेटियर के संकलनकर्ता थे। निम्नलिखित में से ब्रिटिश प्रधानमंत्री के सरकारी आवास का नाम क्या है दोस्तों, तो 10 डाउनिंग स्ट्रीट जो है उनके सरकारी आवास का नाम है, याद रखिएगा। और यूनाइटेड किंगडम के जो प्रधानमंत्री उसके आधिकारिक निवास का नाम क्या है, फर्स्ट लॉर्ड ऑफ ट्रेजरी, इस ऑफिस को कहते हैं। लंदन में वेस्टमिंस्टर सिटी में स्थित है, ये भी याद रखिएगा।
फिर संयुक्त राज्य अमेरिका के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे दोस्तों? तो जॉर्ज वाशिंगटन थे, सभी जानते होंगे। निम्नलिखित में से संयुक्त राज्य अमेरिका का वह राष्ट्रपति कौन था जिसने राष्ट्रपति पद से त्यागपत्र दे दिया था दोस्तों? तो रिचर्ड निक्सन ऐसे पहले राष्ट्रपति थे जिन्होंने पद से त्यागपत्र दिया था। इंडिया विंस फ्रीडम दोस्तों किसकी आत्मकथा है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद की। इंडिया विंस फ्रीडम मौलाना अबुल कलाम की आत्मकथा है। और अल हिलाल दोस्तों जो समाचार पत्र था, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, अल हिलाल किसका समाचार पत्र था? ये भी अबुल कलाम आज़ाद का ही समाचार पत्र था। फिर पुस्तक इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है दोस्तों? तो अबुल कलाम आज़ाद। देखिए रिपीट किया है। स्प्रिंगिंग टाइगर पुस्तक किसकी जीवनी है दोस्तों? सुभाष चंद्र बोस की जीवनी है। लेखक इसके कौन है दोस्तों? ह्यू टोए इसके लेखक हैं। टुवर्ड्स स्ट्रगल दोस्तों किसकी पुस्तक है? जयप्रकाश नारायण की। और द इंडियन स्ट्रगल किसकी पुस्तक है? सुभाष चंद्र बोस की। 1809 में राजा राम मोहन राय ने अपनी प्रसिद्ध पुस्तक गिफ्ट टू मोनोथिस्ट निम्नलिखित में से किस भाषा में लिखी थी? तो फारसी भाषा में लिखी थी। और इन्होंने जो है ब्रह्म समाज की स्थापना कब की थी? 1828 में। ये भी आपसे पूछ लिया जाता है। कौन सही सुमेलित नहीं है? लाला लाजपत राय पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इंडिया, यही पुस्तक इन्होंने नहीं लिखी है, याद रखिएगा। ये पुस्तक लिखी किसने है? तो DBN ने लिखी है। DBN बोले तो दादा भाई नौरोजी ने। अनहैप्पी इंडिया दोस्तों किसने लिखी है? अनहैप्पी इंडिया दादा भाई, अरे नहीं, लाला लाजपत राय ने लिखी है। तो यह विकल्प भी सही सुमेलित नहीं है। फिर क्या बचा है? रफ़ीक जकारिया, बिल्कुल सही, यही कथन मैच कर रहा है। इनकी पुस्तक द मैन हु डिवाइडेड इंडिया इनके द्वारा लिखी गई है। सुभाष चंद्र बोस ने गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीशन नहीं लिखी दोस्तों। फिर सवाल बनता है कि इसको किसने लिखा है? गिल्टी मैन ऑफ इंडियाज पार्टीजन राम मनोहर लोहिया RML, इन्होंने इसको लिखा है, याद रखिएगा। निम्नलिखित युगों में से कौन सुमेलित नहीं है? BD सावरकर की सही है पुस्तक कौन सी? द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस। RC मजूमदार की पुस्तक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवॉल्ट ऑफ 1857। राधा कमल मुखर्जी और SB चौधरी, इसको देख लेते हैं दोस्तों, यही सुमेलित नहीं है, राधा कमल मुखर्जी वाली। बाकी SB चौधरी ने सिविल रिबेलियंस इन द इंडियन म्यूटनीज ये पुस्तक लिखी है। इन सबको दोस्तों एकदम चुन चुन के रट जाइए। तो अवध इन रिवोल्ट पुस्तक के लेखक कौन है? रुद्रांशु मुखर्जी है, ना कि राधा कमल मुखर्जी, याद रखिएगा। कौन एक सही सुमेलित नहीं है? अरविंदो घोष ने कौन सा अखबार निकाला है या पत्रिका? वंदे मातरम। गोपाल कृष्ण गोखले ने सत्याग्रह नहीं दोस्तों, सत्याग्रह जो है विनोबा भावे की है, विनोबा भावे की है। ये पत्र की बात हो रही है दोस्तों, समाचार पत्र की। एनी बेसेंट का न्यू इंडिया, महात्मा गांधी का यंग इंडिया। जो दोस्तों बूढ़ा है वही यंग है, ऐसे जोड़ के याद रखिएगा तो भूलेंगे नहीं। न्यू इंडिया, एनी बेसेंट। कॉमनवेल्थ भी इनका समाचार पत्र है, किनका? एनी बेसेंट का, ये भी याद रखिएगा। BD सावरकर की पुस्तक दोस्तों अभी आपको हम ऊपर भी बता चुके हैं, द इंडियन बार ऑफ इंडिपेंडेंस BD सावरकर की है। ये सब दोस्तों प्रश्न ये बताते हैं कि हम कितना रिपीट होते हैं, हम कितने आयोग प्रिय हैं। RC मजूमदार की पुस्तक द सिपाही म्यूटनी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857। और अशोक मेहता की दोस्तों कौन सी है? सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज। अशोक मेहता की दोस्तों ये सिविल रिबेलियन इन द इंडियन म्यूटनीज SB चौधरी की, ना कि अशोक मेहता की। अशोक मेहता की कौन सी? द ग्रेट रिबेलियन 1857। ये सब दोस्तों किताबें पूछ ली जाती हैं और इसका प्रमाण आपको लगातार मिल ही रहा है, देखते जाइए।
प्रसिद्ध पुस्तक दास कैपिटल किसके द्वारा लिखी गई दोस्तों? तो कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी गई, पूंजीवाद पर लिखी हुई है। लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल एंड नेशनल डेवलपमेंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? सीधे इतना याद रखिए, लैंडमार्क्स इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ऐसे याद रखिएगा। तो लैंडमार्क्स मतलब, लैंड मतलब भूमि, मार्क्स मतलब फावड़ा लेके कौन मार्क्स लगा रहा है, मार्क लगा रहा है, तो सरदार जी जो हैं गुरुमुख निहाल सिंह, इन्हीं की पुस्तक है। यही फावड़ा लेकर इंडियन कॉन्स्टिट्यूशनल पर जो बुक मार्क है, जो लैंडमार्क्स है, लैंडमार्क उसको बना रहे हैं, ऐसे याद रखिएगा। कांग्रेस प्रेसिडेंशियल एड्रेसेज के संपादक कौन थे दोस्तों? तो G.A. नटेशन, याद रखिएगा। फिर मिलान करना है दोस्तों। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन तक, तो दोस्तों जो कुल में श्रेष्ठ होता है वही ऐसा काम कर पाता है। परिवार में जो श्रेष्ठ होता है, कुल श्रेष्ठ, तो महेंद्र कुलश्रेष्ठ की ये किताब है। जर्नी थ्रू, अब ये अदालत वाला देख लेते हैं। तो बी वाला तो मिल गया, घर और अदालत दोस्तों। तो देखिए लीला सेठ जो है पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं किसी हाई कोर्ट की, हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। तो जहां अदालत की बात होगी तो वहां कोई न्यायाधीश ही होगा। तो ए वाला 4 से मिल रहा है। झोपड़ी से राष्ट्रपति भवन कौन? कुलश्रेष्ठ लेके गया, जो कुल में श्रेष्ठ है वही ऐसा कर सकता है। और जर्नी थ्रू बाबू डम एंड नेतालैंड, ये दोस्तों TSR सुब्रमण्यम, इसको देख लेते हैं। हाँ, TSR सुब्रमण्यम की यह पुस्तक है। इमेजिंग इंडिया नंदन नीलेकणी की है। लखनऊ बॉय पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई? तो विनोद मेहता के द्वारा। फिर है इंडिया फ्रॉम करजन टू नेहरू एंड आफ्टर का लेखक कौन है दोस्तों? तो दुर्गा दास जी हैं। द प्राउडेस्ट डेप नामक पुस्तक की कहानी का संबंध है दोस्तों किससे? भारत की स्वतंत्रता से। लेखक इसके रट जाइए, एंथनी रीड और डेविड फिशर। द प्राउडेस्ट डे। इग्नाइटेड माइंड्स के लेखक दोस्तों APJ अब्दुल कलाम हैं, सभी जानते होंगे। निम्नलिखित में से द ऑडेसिटी ऑफ होप पुस्तक का लेखक कौन है? तो बराक ओबामा। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? तो रजनी कोठारी, बहुत बार पूछा जाता है। फिर देखिए अगली बार ही पूछ लिया तुरंत। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक लिखी है रजनी कोठारी ने। निम्नलिखित में से कौन स्वाधीनता पूर्व भारत का राष्ट्रवादी कवि नहीं था दोस्तों? तो शिव कुमार बटालवी जो हैं स्वाधीनता से पूर्व राष्ट्रवादी कवि नहीं थे। इस तरह के प्रश्न रिपीट होते हैं, इनको एकदम रट जाइए दोस्तों, विकल्प सहित रट जाना है। डेथ इन बनारस पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो जोनाथन पैरी। संस्कृति के 4 अध्याय पुस्तक के लेखक कौन है दोस्तों? तो रामधारी सिंह दिनकर इसके लेखक हैं। और टेलीग्राम चैनल है टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कर लीजिए। ब्रिटिश उपनिवेशवाद के विरुद्ध भोजपुरी में लोकप्रिय कविता फिरंगिया किसने लिखी थी दोस्तों? तो मनोरंजन। इस तरह के नाम बिहार में ही मिलते हैं दोस्तों। मनोरंजन, पूरा नाम क्या था इनका देख लेते हैं, मनोरंजन प्रसाद सिंह। और इसका जो है इस पर प्रतिबंध लगा दिया था अंग्रेजों ने। निम्नलिखित में से कौन लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है दोस्तों? देशभक्ति की भावना पूर्वांचल में ज़्यादा कूट कूट के भरी थी। लोक संस्कृति को स्पष्ट करता है अधिक सभ्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी मतलब जीवन शैली। नगरीय लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी, सामान्य लोगों की सांस्कृतिक परिपाटी। तो C वाला विकल्प ज़्यादा सही है, तो विकल्प C सही उत्तर हो जाएगा। बिहू किस प्रदेश का लोक नृत्य है दोस्तों?
असम का है। उत्तर प्रदेश का कथक है। और कथकली दोस्तों किसका है? केरला का, ये भी याद रखिएगा। पोंगल किस राज्य का त्यौहार है? तमिलनाडु का है। लोसांग एक उत्सव है दोस्तों, कहाँ का? सिक्किम में मनाया जाता है। याद रखिएगा, भोटिया जनजाति के द्वारा। और दोस्तों आपसे यदि पूछ लिया जाए भूटिया जनजाति, भूटिया कहाँ है दोस्तों? यूपी में पाई जाती है। उस समय कब पाई जाती थी? जब उत्तराखंड भी यहीं था। अब जो है भूटिया उत्तराखंड में चली गई है। तो भूटिया उत्तराखंड में और भोटिया सिक्किम में पाई जाती है। तो कंफ्यूज मत होइएगा, भूटिया और भोटिया। निम्नलिखित में से किस स्थान पर मुड़िया पूर्णिमा मेला का आयोजन किया जाता है? तो गोवर्धन में किया जाता है दोस्तों, गुरु पूर्णिमा के पर्व पर। वह राग जो सुप्रभात के समय गाया जाता है तो राग तोड़ी। और दरबारी वाला दोस्तों रात में गाया जाता है। भोपाली संध्या काल के समय गाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन हिंदुस्तानी संगीत के क्षेत्र में महान विभूति नहीं था? तो तानसेन भी थे, राजा मान सिंह तोमर भी थे। बचा कौन? सदारंग और अदारंग। ठीक है, सदा अदा दिखाई किसने? सदारंग और अदारंग ने। माल गुर्जरी नहीं थे। तो विकल्प डी सुमेलित नहीं है। पंडित भीमसेन जोशी संबंधित हैं दोस्तों किससे? संगीत से। हिंदुस्तानी शैली के प्रसिद्ध गायक थे। इनको 2009 में भारत रत्न भी मिला, ये भी याद रखिएगा। फिर है, निम्नलिखित में से किसका जन्म आगरा में हुआ था? तो मीर का भी आगरा में हुआ था और गालिब का भी जन्म आगरा में हुआ था। अमीर खुसरो का दोस्तों कहाँ हुआ था? उत्तर प्रदेश में हुआ था। फिराक का दोस्तों इनका भी उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में जन्म हुआ था। तो इसके दो कथन सही हैं। निम्नलिखित में से किसने शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी? तो रहीमुद्दीन खान ने जो है शंभू महाराज को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की शिक्षा दी थी। शास्त्रीय नृत्य दिए गए। भरतनाट्यम दोस्तों कहाँ है? तमिलनाडु में। कथक उत्तर प्रदेश में और कथकली केरल में होगा। मोहिनीअट्टम केरल में। कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में हो जाएगा। कुल 8 शास्त्रीय संगीत हैं, ये भी शास्त्रीय नृत्य हैं, ये भी याद रखिएगा। और शास्त्रीय भाषाएं दोस्तों कितनी हैं? शास्त्रीय भाषाएं 6 हैं, याद रखिएगा। और 6 क्या हैं दोस्तों? जो यूएनओ है उसके जो अंग हैं उनकी संख्या भी 6 है। और 6 क्या है दोस्तों? और क्या 6 है? जो नोबेल पुरस्कार दिया जाता है वो कितने क्षेत्रों में दिया जाता है? 6 क्षेत्रों में। तो याद रखिएगा, यूएनओ के अंग 6, नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्रों में, और जो शास्त्रीय भाषाएं हैं वो कितनी हैं? वो भी 6 हैं। तो 6 का आंकड़ा इस तरह से याद रखिएगा। नवीनतम शास्त्रीय भाषा कौन सी है? उड़िया, ये भी याद रखिएगा। इंद्राणी रहमान का संबंध किस शास्त्रीय नृत्य कला से है दोस्तों? तो उनका जो संबंध है कई नृत्य कलाओं से है। तो भरतनाट्यम भी जानती हैं, कुचिपुड़ी भी, मोहिनीअट्टम भी, ओडिसी भी, सब जानती हैं। तो ये सभी विकल्प उन पर लागू हो रहे हैं। फिर कलाकार और क्षेत्र उनको मिलाना है दोस्तों। तबला वादक कौन है दोस्तों? बीरू मिश्रा। तो डी का 4 हो रहा है। ख्याल और पखावज जो है अयोध्या प्रसाद, हम 2 ही को जानते हैं दोस्तों। और बीड़ा वादक सादिक अली खां। फिर बचा कौन? ख्याल गायक बचे हैं तो सूरज खां। एकदम सही दोस्तों, मिलान हो गया। तो विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। एक बार इसको चेक कर लेते हैं। ख्याल गायन सूरज खां, पखावज अयोध्या प्रसाद, बीड़ा वादन सादिक अली खां, तबला वादन बीरू मिश्रा। अब बीड़ा कैसे याद रखेंगे? देखिए, बीड़ा जो है सरस्वती का वाद्य यंत्र है, देवी सरस्वती का वाद्य यंत्र है। उसको कौन बजा रहे हैं? मुस्लिम भाई बजा रहे हैं, याद रखिएगा। कौन सही रूप से सुमेलित नहीं है? हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी बजाते हैं। अमजद अली खान पखावज, अल्लाह रखा तबला और विलायत खां सितार। अमजद अली खां पखावज नहीं दोस्तों, एक अलग यंत्र बजाते हैं, क्या नाम है उसका? सरोद।
जी हाँ, सरोद वादक। किस वर्ष भारतेंदु नाट्य अकादमी की स्थापना की गई दोस्तों? तो 1975 में की गई। निम्नलिखित में से एक मिनट देख लें, कुछ छूट तो नहीं रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी अकादमी भारत में नृत्य, नाटक तथा संगीत के विकास को प्रोत्साहन देने के लिए उत्तरदायी है? तो संगीत अकादमी दोस्तों, अभी हम ऊपर भी पढ़ चुके हैं। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। निम्नलिखित में से किस नगर में राजकीय ललित कला अकादमी उत्तर प्रदेश अवस्थित है दोस्तों? तो लखनऊ में। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है, सीधे उसी में चलते हैं उत्तर में और मिला ही देते हैं इसको। ललित कला अकादमी दोस्तों कब स्थापित हुई? 1954 में। संगीत नाटक अकादमी 1953 में। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय 1959 में। और सांस्कृतिक संसाधन एवं प्रशिक्षण केंद्र 1979 में। निम्नलिखित में सबसे प्राचीन वाद्य यंत्र कौन सा है दोस्तों? तो बीड़ा है, आप सभी जानते होंगे। निम्नलिखित में से किस स्थान को सितार और सुरबहार संगीत के इमदाद खानी घराना के लिए जाना जाता है? तो इटावा को। ये सब यूपी स्पेशल के प्रश्न हैं दोस्तों, पूछ लिए जाते हैं। मेघालय का लोक नृत्य है दोस्तों कौन सा? लोहो। लय और लोहो, मेघा प्लस लय, लय को जोड़ दीजिएगा लोहो। पारंपरिक लोक नाट्य भांड पाथर किस राज्य से संबंधित है? तो जम्मू कश्मीर से संबंधित है। असम से बिहू बिहू संबंधित है। गुजरात से गरबा और डांडिया। उत्तर प्रदेश से कथक। बांग्ला उत्सव निम्नलिखित में से कहाँ मनाया जाता है? तो मेघालय में। लोहो भी मेघालय में मनाया जाता है। महाकुंभ मेला कितने वर्ष पर आयोजित किया जाता है? तो 12वें वर्ष। 6 वर्ष पर अर्धकुंभ, लेकिन यूपी में नाम बदल गया है, अर्धकुंभ को बदलकर कुंभ कर दिया गया है। और इस बार 2500 करोड़ रुपए बजट में इसके लिए प्रावधान किया गया है, कुंभ में जो होने वाला है उसके लिए। अच्छा, 4 जगह पे होता है, ये भी कभी कभी पूछ लिया जाता है। प्रयागराज हरिद्वार दोनों में गंगा नदी के किनारे। उज्जैन में क्षिप्रा नदी के किनारे, क्षिप्रा। और नासिक में जो है दोस्तों गोदावरी नदी, ये भी आपसे पूछ लिया जाता है, गोदावरी नदी के किनारे। कथन और कारण दिए गए हैं। शिक्षा एवं संस्कृति के लिए सांस्कृतिक संसाधन व प्रशिक्षण केंद्र की स्थापना 1979 में की गई थी। इसका उद्देश्य CCRT का उद्देश्य शिक्षा को संस्कृति से जोड़ना था। तो एकदम सही है दोस्तों, कथन और कारण दोनों सही हैं। फिर है भारतीय राष्ट्रीय कैलेंडर का प्रथम महीना कौन सा होता है दोस्तों? तो सभी जान रहे होंगे चैत्र होता है, और अंतिम महीना फागुन होता है। चैत वैशाख जेठ आषाढ़ सावन भादम कुंवार कार्तिक अगहन पूस माह फागुन याद हो गया हमको भी। नवरात्रि को सरस्वती पूजा के रूप में निम्न राज्यों में मनाया जाता है। तो कई राज्यों में मनाया जाता है, लगभग दक्षिण के 4 राज्यों में मनाया जाता है सरस्वती पूजा के रूप में। तो विकल्प चारों सही हैं, लेकिन आयोग ने ए को सही माना है। निम्नलिखित में से कौन सा सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है? तो राजनीति जो है सांस्कृतिक विलंबना का कारक नहीं है। सांस्कृतिक विलंबना दोस्तों क्या है? संस्कृति के 2 पक्ष बताए थे किसने? आगबर्न ने, भौतिक और अभौतिक। संस्कृति के भौतिक पक्ष अर्थात सभ्यता के अभौतिक पक्ष अर्थात मूल्य। अब ये अभौतिक यहाँ पे इन्होंने गलत कर दिया व्याख्या। संस्कृति का जो अभौतिक पक्ष है दोस्तों, जो दिखाई नहीं देता, जैसे मूल्य, विश्वास, आदत, परंपरा, धर्म, इनमें जब तीव्र गति से परिवर्तन होता है तो इसी को जो है क्या कहते हैं? सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। और भौतिक पक्ष पिछड़ जाता है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर वगैरह है वो पिछड़ जाते हैं, जो चीज़ें दिखाई देती हैं, लेकिन जो नहीं दिखाई देती वो चीज़ें तेज़ी से बढ़ती हैं, तो उसी को सांस्कृतिक विलंबना कहते हैं। तो दोस्तों ये पूरा इतिहास यहीं पर इतिहास का इतिश्री होता है।
तो जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया सब्सक्राइब कर लो, और जो टेलीग्राम चैनल है उसको ज्वाइन कर लो, टारगेट करंट AK123, इसको ज्वाइन कर लीजिए। और दोस्तों सारी जानकारी जो है आपको डिस्क्रिप्शन में भी दी गई है, व्हाट्सएप नंबर है, वहाँ पर आप संपर्क कर सकते हैं। और जो UPPCS मेंस 2023 जो लोग दे रहे हैं और आंसर राइटिंग करना चाहते हैं तो वो उस पर मैसेज करके जुड़ सकते हैं हमसे। पेड ग्रुप चल रहा है, यदि आप चाहें तो जुड़ सकते हैं। अभी यूपी स्पेशल मतलब यूपी के जो 2 पेपर जुड़े हैं 5 और 6, उसमें से 5वां पेपर चल रहा है। लड़कियों के लिए अलग ग्रुप है, आप जुड़ सकते हैं, सभी आमंत्रित हैं। तो देखने के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली क्लास में।